दोस्तों सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन की एक ऐसी कहानी जिसमें रहस्य है और रोमांच भी। ये कहानी आखिर तक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। और हाँ, आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई कहानियां लाने के लिए। इसलिए लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये सन 1894 की बात है। लंदन की गलियों में अक्टूबर की धुंध ने शहर को किसी रहस्यमय चादर में लपेट रखा था। हमारे फ्लैट 221 बी बेकर स्ट्रीट में सुबह की चाय और अखबार के साथ शेरलॉक होम्स अपनी कुर्सी पर अधलेटा बैठा था। मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन खिड़की के पास बैठा एक चिट्ठी पढ़ रहा था जो कुछ ही देर पहले डाकिये ने पहुंचाई थी। होम्स, मैंने कहा, तुम्हें यह पढ़ना चाहिए। यह किसी दूर के गांव से आया है। कोई रेवेंसमूर नाम का गांव है। होम्स ने अपनी निगाह अखबार से हटाकर मेरी ओर उठाई और कहा, रेवेंसमूर? ये नाम कभी सुना नहीं वॉटसन। क्या खत में लिखा क्या है? मैंने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। प्रिय मिस्टर शेरलॉक होम्स, मेरा नाम लेडी अगाथा विटमोर है। मैं रेवेंसमूर नामक गांव में विटमोर एस्टेट की मालकिन हूं। पिछले 6 महीनों में हमारे गांव से 5 लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी हैं। वे सभी 16 से 17 साल की उम्र की थी। हमारी पुलिस इस मामले में पूरी तरह विफल रही है। अब मेरी अपनी बेटी एलेनोर विटमोर 2 दिन पहले बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई है। पूरे गांव में डर का माहौल है और अजीब बात यह है कि सारी लड़कियां आखिरी बार हमारे गांव के पुराने चर्च सेंट ल्यूक्स चर्च के आसपास देखी गई थी। चर्च का पादरी फादर एन्सवर्थ एक रहस्यमय व्यक्ति है। वो बहुत कम बोलता है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो अंदर तक मुझे डरा देता है। कृपया मेरी प्रार्थना सुने। मैं जानती हूँ कि यह अजीब और अविश्वसनीय प्रतीत होता है, पर मुझे आपकी सहायता चाहिए मिस्टर होम्स। लेडी अगाथा विटमोर, विटमोर मैनर, रेवेंसमूर। मैंने खत पढ़ना खत्म किया। शेरलॉक होम्स उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी चमक आ गई थी। वो बोला, वॉटसन, इसमें कुछ तो जरूर है। ये कोई सामान्य गायब होने का मामला नहीं है। 5 किशोर लड़कियां, एक चर्च, एक रहस्यमय पादरी और अब एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी। मुझे इस केस में दिलचस्पी हो रही है वॉटसन। चलो रेवेंसमूर जाकर देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। 2 दिन बाद हम पैडिंगटन स्टेशन से सुबह सुबह निकले और दोपहर तक यॉर्कशायर के दक्षिणी हिस्से में स्थित उस छोटे से गांव रेवेंसमूर पहुंचे। गांव पुराना था, जैसे समय यहाँ ठहर सा गया हो। चारों ओर ऊंचे पेड़ों और दलदली जमीन से घिरा और बीचों बीच एक विशाल चर्च की मीनार हवा चीरती हुई खड़ी थी। उसी चर्च का नाम था सेंट ल्यूक्स चर्च। हमें रिसीव करने खुद लेडी अगाथा आई। वे करीब 55 वर्ष की थी, लेकिन एलेनोर के लापता हो जाने के कारण उनका चेहरा तनाव और भय से भरा हुआ था। हमें देखकर वो बोली, मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन, शुक्रिया आप दोनों का, आप यहाँ आए। मैं नहीं जानती आप इन बातों पर कितना विश्वास करेंगे भी या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ है इस गांव में, कुछ बहुत बुरा, बहुत अजीब। शेरलॉक ने कहा, लेडी अगाथा, मैं बिना पड़ताल किए बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मैं सबूत ढूंढता हूँ, लेकिन डर की गंध को भी मैं अच्छे से पहचानता हूँ। ऐसा समझ लीजिए कि सच और झूठ को मैं सूंघ लेता हूँ। लेडी अगाथा ने हमारे रुकने का इंतजाम अपने महल विटमोर मैनर में ही किया था। हम उसी शाम को सेंट ल्यूक्स चर्च की तरफ गए। पत्थरों से बना हुआ वो चर्च 12वीं शताब्दी में बना बताया जाता था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों पर रंगीन कांच टूटे हुए थे। दरवाजा खुद में एक कराह जैसी आवाज करता था जब भी उसे खोला जाता। जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो हमारे स्वागत में फादर एन्सवर्थ वहां मौजूद थे। लंबे, पतले, सफेद बाल और गहरी नीली आंखें। उनकी आवाज ठंडी और धीमी थी। हमें देखकर उन्होंने पूछा, आप शेरलॉक होम्स हैं? शेरलॉक ने जवाब दिया,
जी हाँ, मैं हूँ शेरलॉक होम्स। ये है मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन, और हम यहाँ आपकी सेवा में नहीं बल्कि हम सच को उजागर करने आए हैं फादर एन्सवर्थ। सच कभी कभी जानलेवा होता है, उन्होंने मुंह ही मुंह में बुदबुदाया। मैंने देखा कि शेरलॉक चर्च की दीवारों पर लगे चित्रों, पुराने कब्रों और पवित्र जल कुंड को बहुत ही गौर से देख रहा था। वो कुछ महसूस कर रहा था। होम्स ने कहा, अब फादर, क्या एलेनोर इसी चर्च में प्रार्थना करने आया करती थी? फादर एन्सवर्थ बोले, हाँ, वो हर रविवार को आती थी, लेकिन अब कई दिनों से वो यहाँ आई नहीं। शेरलॉक ने आगे पूछा, और पिछली 5 लड़कियां? फादर एन्सवर्थ ने जैसे ही ये सुना, वो कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, वे सभी इसी चर्च में आती थी और फिर चली गई। मैंने उन्हें काफी समय से यहाँ नहीं देखा। फादर एन्सवर्थ से बात खत्म करने के बाद हम वापस विटमोर मैनर आए और रात का भोजन हमने वहीं किया। हवाएं तेज थी, बाहर सन्नाटा था और कहीं दूर किसी जानवर की अजीब चीख सुनाई दी। मैंने कहा, अब ये किसी लोमड़ी की आवाज होगी, पर लेडी अगाथा ने सिर हिलाया और आगे बोली, रेवेंसमूर की रातें अब पहले जैसे नहीं रही डॉक्टर वॉटसन। लोग कहते हैं उन्होंने रात को चर्च के पास उड़ती परछाइयां देखी हैं। उस रात जबकि विटमोर मैनर के बाकी सभी लोग सो रहे थे, होम्स ने मुझे जगाया और मुझसे बोला, वॉटसन, मुझे पूरा यकीन है कि चर्च के तहखाने में कुछ है। मैं अभी रात के समय वहां जाकर देखना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। हालांकि रात के वक्त वहां जाने के बारे में सोचकर ही मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई थी, पर मैं शेरलॉक को अकेला नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। इसलिए मन ना होने के बावजूद मैं शेरलॉक के साथ गया। हमने लालटेन उठाई और चुपके से विटमोर मैनर से निकलकर चर्च की तरफ चल दिए। रात के 11:30 बज रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक और एक डरावना सन्नाटा फैला था। हमारे हाथ में एक लालटेन थी और सामने खड़ा था सेंट ल्यूक्स चर्च, जो रात के अंधेरे में किसी मृत विशालकाय जानवर की तरह लग रहा था। शेरलॉक ने धीमे से कहा, वॉटसन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक पल को लगा कि कब्रिस्तान की झाड़ियों के पास कोई हलचल हुई थी, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। हमने अपने कोट और टोपी कसकर बांधे और ठंड में आगे बढ़े। चर्च पहुंचकर हमने चर्च के दरवाजे को धकेला। चर्च के दरवाजे की चूं चूं करती आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने गहरी सांस खींची हो। अंदर घुप अंधेरा था, बस हमारी लालटेनों की रोशनी दीवारों पर कपकपाते साए बना रही थी। रंगीन कांच की खिड़कियों से चांदनी छनकर अंदर आ रही थी। शेरलॉक ने बाईं ओर एक पुरानी वेदी के पास जाकर जमीन पर झुकते हुए कुछ सूंघा। फिर वो बोला, यहाँ पर मोमबत्तियों की गंध नहीं है वॉटसन, ये जरूर कुछ और है। खून की महक आ रही है। उसके बाद हम चर्च के पीछे गए। चर्च के पिछले हिस्से में एक पुराना फर्श था, लकड़ी का बना हुआ, जिसे दबाने पर खड़कने की आवाज आती थी। होम्स ने जमीन पर अपने हाथों से कुछ खोजा और लकड़ी के उस फर्श पर से एक तख्ते को ऊपर उठाया। उस तख्ते के गैप में से हमने नीचे देखा। नीचे एक पत्थर की सीढ़ियों वाला दरवाजा खुला। शेरलॉक बोला, देखा वॉटसन, ये रहा तहखाना। मैंने शेरलॉक से पूछा, तुम्हें सच में नीचे जाना है शेरलॉक? हालांकि जवाब मैं पहले से ही जानता था। मैं जानता था कि शेरलॉक वहां जाकर ही मानेगा। शेरलॉक बोला, हम सच की तलाश में आए हैं वॉटसन, और सच अक्सर अंधेरों में छुपा होता है, तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा। तुम मेरे साथ आ रहे हो ना वॉटसन? मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं। हम दोनों धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे नमी भरी बदबू थी और हमारी लालटेनों की रोशनी अब और भी मध्यम लग रही थी। तहखाने के भीतर एक छोटा कमरा था, जिसमें पुरानी लकड़ी के बक्से, कुछ टूटी हुई मूर्तियां और दीवार पर लोहे की जंजीरें टंगी थी। एक कोने में एक पुराना मेज था, जिस पर एक मोटी किताब पड़ी थी, सूखे हुए खून से सनी हुई। शेरलॉक ने धीरे धीरे उस किताब के पन्ने पलटे और फिर मुझसे बोला, वॉटसन,
ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये तो रिचुअल्स ऑफ द अनडेड है, मृत जागृतों के अनुष्ठान। उसमें लैटिन भाषा में कुछ लिखा था। मैंने लैटिन में लिखे शब्दों का अनुवाद करने की कोशिश की। उस किताब में लिखा था, रक्त ही रास्ता है, रात बुलाती है, शरीर जिएगा, आत्मा मरेगी। तभी शैरलॉक ने जानवर की खाल से ढके हुए एक बक्से को खोला। उसके भीतर एक औरत की चप्पल, एक रिबन और एक हार था। मैंने कांपती आवाज में कहा, यह सारा सामान एलेनोर का लगता है शैरलॉक। और शायद बाकी लड़कियों का भी। शैरलॉक बुदबुदाया। ये तहखाना बलि देने की जगह है वॉटसन, ये पवित्र स्थल नहीं है, ये नरक का द्वार है। बस तभी पीछे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। हम दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। दीवार की एक दरार में से एक परछाई हमारे पास से गुजरी, लंबी, हड्डियों जैसी पतली, और उसकी आंखें लाल चमकती हुई। मैंने जोर से पूछा, अब कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ एक धीमी रेंगती हुई फुसफुसाहट आई, कॉर्पस विविट। होम्स ने मेरी बाह पकड़ी और बोला, वॉटसन, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, जल्दी। हमने दरवाजा खोला और किसी तरह ऊपर की सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकले। बाहर आते ही हमें लगा जैसे किसी भार से या किसी बंधन से हम मुक्त हो गए हों। हमने खुले आसमान के नीचे चैन की सांस ली और वापस विटमोर मैनर लौटने लगे, लेडी अगाथा के बंगलों में। शैरलॉक ने कहा, वॉटसन, ये कोई आम अपराध नहीं, हमें पादरी एन्सवर्थ के इतिहास को खंगालना होगा और सेंट ल्यूक्स चर्च की नींव को भी। मैंने शैरलॉक से पूछा, अब क्या तुम्हें लगता है जो परछाई हमने तहखाने में देखी थी वो फादर एन्सवर्थ ही थे? शैरलॉक कुछ सोचते हुए बोला, शायद नहीं, या शायद हाँ, लेकिन वो इंसान नहीं था। मैंने हैरानी से पूछा, इंसान नहीं था मतलब? शैरलॉक बोला, बाद में समझाता हूं वॉटसन, अभी चलो यहां से। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें विटमोर मैनर की खिड़कियों से अंदर आई, होम्स अपने कमरे से बाहर निकला, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और हाथ में नोटबुक लिए। उसने मुझसे कहा, वॉटसन, आज हम रेवेंसमूर के इतिहास को खंगालने जा रहे हैं। एलेनोर को ढूंढने के लिए हमें चर्च की आत्मा को समझना होगा। हम गांव के पुराने पुस्तकालय पहुंचे। एक धूल से अटा पड़ा कमरा जहां लकड़ी की शेल्फों पर 100 साल पुराने दस्तावेज रखे थे। लाइब्रेरियन एक वृद्ध व्यक्ति था जिनका नाम था मिस्टर कॉटरेल। मिस्टर कॉटरेल हमें देखकर बोले, आप एलेनोर के लिए आए हैं ना? भगवान उसकी रक्षा करे। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये चर्च क्या है तो आपको एबॉट निकोलस के दस्तावेज देखने चाहिए। होम्स ने पुराने दस्तावेजों की एक पेटी खोली। उस पर लिखा था, रेवेंसमूर पैरिश रिकॉर्ड्स 1357 से लेकर 1401 तक। शैरलॉक ने एक भूरे रंग का स्याही से भरा पन्ना निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, कारपेथियन से एक नया पादरी आया है जो खुद को फादर आर्थस एन्सवर्थ बताता है। वो कभी बूढ़ा नहीं होता और रातों को कब्रिस्तान में घूमता है। उसके यहाँ आने के बाद से कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। हमने इसकी शिकायत सीनियर बिशप से भी की थी, बट बिशप भी न जाने कहाँ लापता हो गए। उनके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता चला। मैंने हैरानी से कहा, यह तो 1357 की डिटेल है, यानी फादर एन्सवर्थ 1357 में यहाँ आए थे, लेकिन पादरी एन्सवर्थ आज भी जिंदा कैसे हैं? कम से कम 550 साल बीत चुके हैं उस बात को। होम्स की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, हाँ वॉटसन, यही तो बात है। अगर एन्सवर्थ वही आदमी है तो यकीन मानो वो आदमी नहीं है, वो कुछ और ही है। मिस्टर कॉटरेल ने बताया कि सेंट ल्यूक्स चर्च का निर्माण 1135 में हुआ था, पर 14वीं शताब्दी में एक रहस्यमयी पादरी वहां आया और उसके बाद से चर्च के आसपास के गांवों में बच्चियां गायब होने लगी। मिस्टर कॉटरेल ने आगे बताया, हमारे दादाओं ने कहा था कि रात को चर्च की मीनार पर कोई उड़ता हुआ साया दिखाई देता है।
और चर्च की घंटी बिना किसी के छुए बजने लगती है। शाम को शेरलॉक और मैं वापस विटमोर मैनर में लौटे। होम्स ने कहा कि उसे एक बार फिर एलेनोर का कमरा देखना है, इसलिए हम वापस एलेनोर के कमरे में गए। शेरलॉक ध्यान से एलेनोर के कमरे की हर चीज को देख रहा था। उसने एक पुराना चित्र देखा। वो एक फैमिली फोटो था जो करीब 80 साल पुराना लग रहा था। चित्र में विटमोर परिवार के सदस्य खड़े थे, लेकिन एक कोने में एक पादरी जैसी पोशाक में एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी आंखें अजीब लग रही थी। शेरलॉक ने उस चित्र की ओर इशारा करते हुए लेडी अगाथा से पूछा, लेडी अगाथा, ये व्यक्ति कौन है? लेडी अगाथा बोली, ये तो रेवरेंड एन्सवर्थ हैं, फादर एन्सवर्थ। ये एलेनोर के जन्म से पहले के जमाने में भी थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शेरलॉक बोला, बिल्कुल हो सकता है लेडी अगाथा, क्योंकि वो व्यक्ति कभी मरता नहीं है। ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक वैम्पायर है, इंसानों का खून चूसने वाला एक वैम्पायर। लेडी अगाथा ने उस चित्र में पहली बार एन्सवर्थ पर गौर किया था। इससे पहले उन्हें नहीं मालूम था कि उस तस्वीर में फादर एन्सवर्थ भी हैं। अचानक एलेनोर के कमरे में रखे एक छोटे से पियानो से कुछ गिरा। वो एक तह किया हुआ कागज था। उस पर एलेनोर की लिखावट थी। उसमें लिखा था, मां, अगर मुझे कुछ हो जाए तो फादर एन्सवर्थ पर भरोसा मत करना। चर्च की कब्रों के नीचे कुछ है, बहुत पुराना, बहुत डरावना। वो मुझे रोज प्रार्थना करने के लिए बुलाता है, पर मैं डरती हूं। वो पढ़कर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसी रात गांव में एक और लड़की 16 साल की लूसी पार्कर गायब हो गई और लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे आखिरी बार चर्च के पीछे एक कब्र में फादर एन्सवर्थ के साथ देखा था। शाम को हम वापस विटमोर मैनर लौट आए। शेरलॉक रात होने का इंतजार कर रहा था। रात का दूसरा पहर था। रेवेंसमोर की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। विटमोर मैनर में हर कोई सो रहा था सिवाय हमारे। शेरलॉक होम्स ने अपनी जेब में लाइटर, चाकू, कुछ धातु की कीलें और एक पुराना नक्शा रख लिया। उसने मुझसे कहा, वॉटसन, एलेनोर ने लिखा था कि कब्रों के नीचे कुछ है, तो वॉटसन, अब समय आ गया है ये देखने का कि कब्रों के नीचे कौन सा नरक छुपा बैठा है। उसके बाद हम दोनों चुपचाप विटमोर मैनर से बाहर निकले और रात के अंधेरे में हम दोनों दोबारा उसी चर्च पहुंचे। लेकिन इस बार होम्स सीधे चर्च के पिछले हिस्से में गया, जहां पुराने कब्रिस्तान की बेजान काली कब्रें सो रही थी। चांद अब बादलों में छिप गया था और अंधेरा एकदम गाढ़ा सा लग रहा था। होम्स ने जमीन की मिट्टी को हाथ से टटोला और बोला, यहाँ की एक कब्र में हाल ही में खुदाई हुई थी। देखो, मिट्टी गीली और ताजा है। हमने मिलकर उस कब्र के पत्थर को हटाया और नीचे सीढ़ियां दिखाई दी, पत्थरों से बनी नीचे जाती हुई, जिसे ऊपर से किसी कब्र के पत्थर से ढका गया था। शेरलॉक बुदबुदाया, मुझे यकीन था वॉटसन कि ये कोई साधारण कब्र नहीं, एक प्रवेश द्वार है। हम नीचे उतरे। अंधकार में सिर्फ हमारी लालटेनों की रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे जैसे हम सीढ़ियां उतरते गए, हवा गीली, ठंडी और सड़ांध भरी होती गई। नीचे एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान थे। लैटिन भाषा में उकेरे हुए शाप और तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। दीवार पर लिखा था, रक्त भेंट है, जीवन उसका मूल्य है। दीवार के कोने में एक कांटेदार लकड़ी के स्तंभ में किसी को जकड़ने के निशान थे और पास ही पड़ा था एक रिब्बन। वो यकीनन एलेनोर का ही रिब्बन था। शेरलॉक तहखाने की पत्थरों की दीवार को बड़ी ही बारीकी से देख रहा था। फिर एकाएक उसने एक पत्थर के ऊपर हाथ रखा और उस पत्थर को दबाया। एक सरसराहट की आवाज हुई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उसके भीतर भी एक और तहखाना था। ये देख के मैं हैरान था कि शेरलॉक का दिमाग कितना तेज है। उसने दीवार के सैकड़ों पत्थरों के बीच उस पत्थर को ढूंढ निकाला
जिससे दरवाजा खुलता था। उसके बाद हम उस गुप्त दरवाजे से अंदर घुसे। वहां हमें चौंका देने वाली एक चीज मिली, एक गोल पत्थर का चबूतरा जिस पर किसी को लेटाने के लिए लोहे की जंजीरें थी। चारों तरफ दीवारों पर बुझी हुई मोमबत्तियां थी जिन्हें हाल ही में जलाया गया था। शेरलॉक ने गहराई से कहा, यहां किसी को जिंदा बलि देने की तैयारी थी वॉटसन, लेकिन इस जगह को देखकर नहीं लग रहा कि अभी तक बलि दी गई है, और एलेनोर शायद अब भी जीवित है। तभी हमें गहराई से एक धीमी कराहती आवाज सुनाई दी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वो आवाज को सुनकर हम दोनों सन्न रह गए। शेरलॉक ने बिना कुछ बोले अपनी लालटेन आगे बढ़ाई। वो आवाज फिर से आई। कृपया मेरी मदद करो, कोई है वहां। वो एलेनोर ही थी। हम दौड़कर गहराई की तरफ बढ़े। एक कोठरी में लोहे के दरवाजे के पीछे एलेनोर विटमोर बैठी थी, कमजोर, डरी हुई लेकिन जिंदा। मैंने चिल्लाया, मिस एलेनोर, क्या ये आप हैं? वो बोली, हाँ, ये मैं हूं। शेरलॉक ने अपनी कील और हथौड़े निकाले और लोहे के ताले को तोड़ा। एलेनोर ने हमें अपने सामने देखा तो वो हमारे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो टूटी टूटी आवाज में बोली, फादर एन्सवर्थ वो इंसान नहीं है। उसने लड़कियों को मार डाला, उनका खून पिया, मुझे बचा कर रखा इसलिए क्योंकि मेरी रगों में विटमोर परिवार का खून है। तभी जैसे ही हम एलेनोर को लेकर वापस मुड़ने लगे, तहखाने के एक और द्वार से ठंडी हवा का झोंका आया और फिर फादर एन्सवर्थ हमारे सामने आया। वो अब मनुष्य जैसा नहीं दिखता था। उसका चेहरा सफेद था, आंखें चमक रही थी और उसके मुंह से 2 नुकीले दांत बाहर झांक रहे थे। वो बोला, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है शेरलॉक होम्स। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई सी थी। उसको शेरलॉक ने उसी के अंदाज में जवाब दिया, तुमने इंसानियत को लज्जित किया है फादर एन्सवर्थ। तभी फादर एन्सवर्थ जोर से चीखा और फुर्ती से हम पर झपटा। शेरलॉक होम्स पहले से तैयार था। उसने जेब से एक चांदी की कील निकाली और एलेनोर को पीछे करते हुए एन्सवर्थ के सीने में घोंप दी। एन्सवर्थ, जो अब तक एक वैम्पायर था, वो पीछे हट गया, लेकिन उसने हमला करना नहीं रोका। पर उस चांदी के कील से वो ढीला पड़ गया था और हमें मौका मिल गया उस तहखाने से बाहर निकलने का। हम तीनों भागते हुए तहखाने से ऊपर की ओर भागे। चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी, जैसा कि लेडी अगाथा ने हमें खत में बताया था। हम किसी तरह एलेनोर को लेकर उस तहखाने वाले कब्र से बाहर निकले और बस उसी समय उस चर्च के भीतर एक भयंकर चीख गूंजी। अंदर से जैसे दीवारें कांपने लगी और एक भीषण विस्फोट हुआ। चर्च की पुरानी मीनार ढहने लगी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया सेंट ल्यूक्स चर्च जल रहा था। सेंट ल्यूक्स चर्च की मीनार ढह चुकी थी। पूरा चर्च धधक रही आग में जल रहा था, जैसे सदियों का कोई अभिशाप अंत में मुक्त हुआ हो। एलेनोर विटमोर बेसुध से मेरे कंधे पर झुके हुए थे। मैं भी उसको सहारा देकर खड़ा था, मगर शेरलॉक होम्स हमेशा की तरह शांत, मगर उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी। उस रात हम किसी तरह विटमोर मैनर पहुंचे। अगले दिन विटमोर मैनर में एलेनोर को आराम दिया गया। उसकी हालत अब कुछ बेहतर थी। एलेनोर बोली, मैं रोज चर्च जाया करती थी। फादर एन्सवर्थ मुझ पर खास ध्यान दिया करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे तहखाने में बुलाया और वहां मैंने देखा। उसकी आवाज रुक गई। मैंने पूछा, अब क्या देखा तुमने? वो कांपती आवाज में बोली, वहां मैंने देखी लड़कियों की लाशें सूखी हुई, जैसे उनका सारा खून
किसी ने पी लिया हो और वो एन्सवर्थ वहां पर खड़ा था, लंबा चोगा पहने, कांपती मोमबत्तियों के बीच जिंदा लाश की तरह। वो बेहद डरावना, बेहद भयानक लग रहा था। शैलॉक ने पूछा, क्या एन्सवर्थ ने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई? एलेनोर ने कहा, नहीं, उसने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने मुझसे कहा कि वो मुझे बचा कर रखेगा, क्योंकि मेरे रगों में विटमोर खानदान का खून बह रहा था। फादर एन्सवर्थ मुझे विरासत कहता था। उस रात शेरलॉक होम्स विटमोर मैनर के पुस्तकालय में गया और पुरानी किताबें देखने लगा। फिर उसने एक बंद तिजोरी जैसी दीवार खोल दी और उसके भीतर निकली एक शाही मुहर लगी डायरी, जिसके कवर पर लिखा था सर रेजिनाल्ड विटमोर, वर्ष 1587। डायरी में एक चौंका देने वाला विवरण था। कुछ यूं लिखा था, हमने फादर आर्थर एन्सवर्थ को पनाह दी थी क्योंकि वो चर्च से भागकर हमारे पास आया था। उसने हमसे वादा किया कि वो विटमोर वंश के पुरुषों की उम्र लंबी करेगा अगर हम उसे चढ़ावे चढ़ाते रहें। शुरू में हमने उसे अपराधियों की लाशें सौंपी, फिर कुछ अनाथ लड़कियां, मगर फिर हमने और चढ़ावे देने से एन्सवर्थ को मना कर दिया और वो हमसे नाराज हो गया। तब से उसने हर पीढ़ी की किसी एक कन्या को गायब किया और कहा, जब तक मैं अमर हूं, विटमोर का खून भी मेरा ही होगा। अगली सुबह हम पुलिस और गांव वालों के साथ चर्च की जली हुई इमारत की राख के बीच पहुंचे। सब कुछ जल चुका था, दीवारें, वेदी, तहखाने का द्वार, सब कुछ। लेकिन ना तो वहां फादर एन्सवर्थ की लाश मिली और ना ही उसकी राख। इंस्पेक्टर मैकडॉगल ने कहा, हो सकता है वो आग में जल गया हो। शैलॉक ने ठंडे स्वर में कहा, या ये भी हो सकता है कि वो आग से बच गया हो। वैम्पायर्स आग से नहीं जलते जब तक कि उसका दिल नष्ट ना किया जाए। उसी राख के बीच चर्च का एक कोना था जहां पर कुछ भी नहीं जला था। होम्स ने वहां झुककर मिट्टी हटाई और नीचे मिला एक चमड़े का पन्ना जिस पर लैटिन भाषा में लिखा था, मैं अपने रक्त के लिए लौटूंगा, अभी नहीं पर जल्दी। शैलॉक बोला, ये उसके लौटने की कसम है वॉटसन, वो वापस जरूर आएगा। हमने युद्ध जीता है पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद हम एलेनोर को लेकर लंदन लौट आए। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने विटमोर मैनर की जांच शुरू कर दी। लेडी अगाथा विटमोर को चर्च से संबंध रखने के लिए हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उन्होंने सच छुपाया था, तब तक जब तक उनकी खुद की बेटी लापता नहीं हो गई। एलेनोर अब शेरलॉक होम्स के संरक्षण में थी और उसे विशेष सुरक्षा दी गई। मैंने अपनी डायरी में लिखा, यह पहला मामला था जिसमें शेरलॉक होम्स का सामना किसी ऐसे से हुआ जो मृत्यु से परे था, जहां पर दिमाग के सारे तार हिल गए थे, क्योंकि सामने खड़ा था कोई ऐसा जो जीवित नहीं था और ना ही वो इंसान था और ना ही कोई जानवर जिससे लड़ा जा सके। 4 हफ्ते बीत चुके थे। रेवेंसमूर के चर्च की राख अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी, पर शेरलॉक होम्स जानता था कि वो आग सिर्फ प्राचीन गिरजाघर को जलाकर नहीं गई थी, बल्कि वो आग एक चेतावनी थी। और अब वही अंधेरा लंदन के दिल में लौट आया था। लंदन के सोहो इलाके में एक युवती की लाश मिली। उम्र लगभग 17 वर्ष। गले पर 2 छेद थे। शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी। स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने तुरंत शेरलॉक होम्स को बुलाया। शेरलॉक होम्स और मैं घटना स्थल पर गए। वहां इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड पहले से मौजूद था। वो शेरलॉक से बोला, मिस्टर होम्स, ये देखिए, सेम पैटर्न, नो स्ट्रगल, नो ब्लड, जस्ट डेथ, क्लीन कोल्ड साइलेंट मर्डर। शेरलॉक झुका और लाश के गले के निशानों को ध्यान से देखा और बोला, ये वही है वॉटसन। उसने धीमे स्वर में कहा, फादर एन्सवर्थ लंदन आ चुका है। होम्स ने एलेनोर के खून का नमूना पहले ही सुरक्षित रख लिया था। उसने उस खून के नमूने को केमिस्ट्री के एक स्पेशलिस्ट मिस्टर राफटी को दिया था। ब्लड रिपोर्ट चौंकाने वाली थी।
मिस एलेनोर विटमोर का रक्त असाधारण रूप से स्थिर सेल रचना वाला था, जो सेल्स को बूढ़ा नहीं होने देते। सिद्धांत के अनुसार यह किसी अन्य प्राणी को अस्वाभाविक रूप से जीवित रख सकता है। मैंने शेरलॉक से कहा, ओह, तो शेरलॉक इसीलिए पादरी एन्सवर्थ एलेनोर को नहीं मारना चाहता था। शेरलॉक बोला, सही कहा। उसने एलेनोर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एलेनोर को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, इसीलिए उसने उसको जीवित रखा। लंदन के बीच एक पुराना खंडर था जो 12वीं सदी का बना था, जहां के बारे में खबर मिली थी कि वहां हाल ही में रात के समय अजीब हलचल देखी गई थी। उस खंडर के ऊपर कोई काली सी परछाई को उड़ते हुए देखा गया था। इसलिए शेरलॉक और मैं गुप्त रूप से उस जगह पहुंचे। वहां एक तहखाना था, घुप अंधेरा और बीचों बीच एक नया ताबूत रखा था। ताबूत पर मोहर लगी थी और इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे थे, AA यानी आर्थस एन्सवर्थ। तभी एक छाया हमारी ओर बढ़ी और एक आवाज गूंजती हुई आई, तुमने मेरा घर जलाया शेरलॉक होम्स। हमने उस आवाज की ओर देखा। फादर एन्सवर्थ हमारे सामने खड़ा था। इस बार वो और भी विकराल लग रहा था। उसकी आंखें अब खून की तरह लाल थी और चेहरे पर कालापन। एन्सवर्थ बोला, मैंने एलेनोर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो मेरा भविष्य है, लेकिन तुम मेरी मौत हो शेरलॉक होम्स। इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो अच्छा किया तुम खुद ही मेरे पास आ गए। तो अब मैं तुम्हारी बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूंगा। तुम्हारा खून मेरे किसी काम का नहीं। इतना बोलकर एन्सवर्थ ने हम पर हमला किया। वो इतनी तेजी से हमारी ओर लपका कि हमारी आंखें उसे पकड़ भी नहीं पाई। मैंने पिस्तौल निकाली ताकि उस पे गोली मार सकूं, लेकिन शेरलॉक ने इशारे से मुझे मना कर दिया और बोला, गोली नहीं वॉटसन, ये चांदी से मरेगा। मैंने कोट की जेब से चांदी की एक पैनी नुकीली कील निकाली और शेरलॉक ने उसे रस्सी में लपेटकर घुमाते हुए एन्सवर्थ की ओर फेंका। वो रस्सी सीधा एन्सवर्थ की बाह में जाकर लिपट गई और एन्सवर्थ की बाह पर वो चांदी की कील चुभ गई। एन्सवर्थ दर्द से चीखा और पीछे हट गया। उसका शरीर धुंधला होने लगा और फिर वो गायब हो गया। उस तहखाने में रखा हुआ वो ताबूत जिस पर AA लिखा था, यानी आर्थस एन्सवर्थ लिखा था, उस ताबूत के नीचे एक पत्थर का पटाल था जिस पर एक वाक्य खुदा हुआ था, विटमोर के रक्त से फिर कायम होगा अंधेरा। अगला युग मानव का नहीं, हमारा होगा। एलेनोर की सुरक्षा अब पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई, मगर फिर भी शेरलॉक होम्स बेचैन था। ये सब एलेनोर के खून के इर्द गिर्द हैं वॉटसन, उसने कहा। अगर ये एन्सवर्थ के हाथ लगी तो ये युद्ध जीतने का अंत नहीं, एक नई नस्ल का उदय होगा। हमें एलेनोर को बचाना होगा। कभी कभी शिकार और शिकारी एक ही शरीर में रहते हैं, फर्क बस इतना है कि उनमें से कौन पहले जागता है। शेरलॉक होम्स ने एलेनोर को बेकर स्ट्रीट में अपने कमरे के पास वाले गेस्ट रूम में रखा था। उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी, मगर अब वो एलेनोर वैसी नहीं रही थी। रात के समय वो अचानक उठ जाती। उसकी आंखें रात में चमकने लगी थी। धूप में उसकी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते थे। एक रात मैंने देखा एलेनोर आईने के सामने खड़ी थी, पर आईने में उसका प्रतिबिंब गायब था। मैंने शेरलॉक को आवाज दी, शेरलॉक। हाँ वॉटसन, उसने मेरे पीछे से कहा। एन्सवर्थ ने एलेनोर को काटा है, लेकिन अभी तक एलेनोर का पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है। उसका अस्तित्व कहीं बीच में अटका हुआ है। वो ना पूरी इंसान है, ना ही पूरी वैम्पायर। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी इसे इसके हाल में छोड़ दो वॉटसन। अगली सुबह शेरलॉक ने मुझे बुलाया। उसके सामने एक बड़ी कांच की शीशी थी जिसमें खून के 2 नमूने थे। शेरलॉक बोला, ये एलेनोर का ताजा खून है और ये दूसरा वाला एन्सवर्थ के ताबूत से मिला खून का सूखा अंश। अब देखते हैं इन दोनों में क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद शेरलॉक ने उन दोनों खून के नमूनों को एक साथ एक खास रसायन में डाला।
दोनों खून के नमूनों ने आपस में प्रतिक्रिया की और फिर अचानक खून के मिश्रण ने खुद को जमाना शुरू कर दिया, जैसे एक दूसरे की पहचान स्वीकार कर ली हो। शेरलॉक ने कहा, वॉटसन, उसने एलेनोर को अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। अब अगर एलेनोर की आत्मा लड़खड़ाई तो वो एंसवर्थ की तरह बन जाएगी, अमर और असहाय। तब हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे वॉटसन। उसी शाम एलेनोर के कमरे में एक चिट्ठी पाई गई। वो चिट्ठी खून से लिखी गई थी। उसमें लिखा था, तुम्हारे अंदर मेरा लहू है एलेनोर। मानव बनकर क्या पाओगी? बीमारी, मौत या एक नश्वर मोह? मेरे पास आओ और वो बन जाओ जो बनने के लिए तुम जन्मी हो। उस चिट्ठी के साथ एक गुलाब था। सूखा नहीं था, मगर मिट्टी और खून से सना हुआ था। एलेनोर उसे देखती रही बहुत देर तक। फिर उसने कहा, अगर मैं अब भी इंसान हूं तो मुझे लड़ना होगा, लेकिन अगर देर हो गई है तो मुझे खुद से डर लगने लगेगा। उसके बाद शेरलॉक होम्स ने एक निर्णायक योजना बनाई। शेरलॉक मुझसे बोला, हमें एलेनोर को एंसवर्थ के सामने लाना ही होगा, मगर इस बार शिकार एलेनोर नहीं होगी, वो चारा बनेगी और हम शिकारी। हम एंसवर्थ का शिकार करेंगे। मैंने शेरलॉक से पूछा, अब तो इसके लिए तुम क्या करोगे शेरलॉक? शेरलॉक बोला, मैं एलेनोर को लेकर रेवेंसमूर वापस जाऊंगा और उस गिरी हुई चर्च की जड़ों में जहां एंसवर्थ जन्मा था, हम उसे वहीं बुलाएंगे जहां से उसने शुरू किया था। मैंने कहा, अब ये तो मौत के मुंह में जाने जैसा होगा शेरलॉक। शेरलॉक बोला, हमें ये करना ही होगा वॉटसन। अगर हमने रेवेंसमूर को नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया पर कहर बनकर मंडराएगा। वॉटसन, कुछ युद्ध मैदानों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में लड़े जाते हैं, और वहां जीतने के लिए खुद को दांव पर लगाना जरूरी होता है वॉटसन। अगली सुबह हम एलेनोर को साथ लेकर दोबारा रेवेंसमूर गांव की ओर रवाना हुए। वहां का मौसम वैसा ही था, कोहरा सा, ठंडी हवा और एक ऐसा सन्नाटा जो जिंदा इंसानों का तो नहीं हो सकता था। रास्ते में एलेनोर एक भी शब्द नहीं बोली। उसने बस अपने हाथ में एक काले कांच का लॉकेट पकड़ रखा था, जिसे शेरलॉक ने ही उसे दिया था। ये वही चीज है जिससे हम एंसवर्थ को बांध सकते हैं, शेरलॉक ने कहा। एलेनोर के खून से बना बाइंडिंग ग्लास, एक वैम्पायर को उसके स्रोत से बांधने वाला यंत्र। इसे संभाल कर अपने पास रखना। सेंट ल्यूक्स चर्च की राख अब भी वहीं थी। उसकी मीनार का सिर्फ आधा हिस्सा बचा था और तहखाने की सीढ़ियां अब गिरी हुई दीवारों के पीछे छुप चुकी थी। एलेनोर ने शांत स्वर में कहा, वहीं ले चलो जहां वो पहली बार मिला था। हम सब उस गिरे हुए चर्च के उस जगह में गए जहां पिछली बार एंसवर्थ का ताबूत मिला था, लेकिन वहां पर अब सिर्फ एक गड्ढा था, मगर वो गड्ढा अंदर से किसी और ही दुनिया में जाता था। वो एक अंधेरी सुरंग थी। हमने लालटेन जलाकर नीचे प्रवेश किया। रास्ता तंग था और दीवारों पर पिघले मोम और जले हुए पंजों के निशान थे। फिर हम एक खुले हुए कमरे में पहुंचे। गोल आकार का कमरा, बीचों बीच पत्थरों का एक चबूतरा था जिस पर कोई अनदेखी भाषा में खुदाई की गई थी। शेरलॉक ने एलेनोर से कहा, एलेनोर, ये सही वक्त है। लॉकेट को चबूतरे पर रखो और हाँ, जो कुछ भी सुनो उसका विरोध मत करना। एलेनोर ने उस पत्थर के चबूतरे पर लॉकेट रखा। तभी अचानक हवा का बहाव बदल गया। दीवारें कपकपाने लगी और फिर एक धुआं सा आकार चबूतरे के पीछे खड़ा हो गया। फादर आर्थर एंसवर्थ लौट चुका था। उसने एलेनोर से कहा, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, फिर भी तुम आई। तुम्हारे भीतर मेरा रक्त है एलेनोर। तुम मेरी उत्तराधिकारी बन सकती थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया और अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा। शेरलॉक होम्स ने उस लॉकेट पर एक रसायन डाला। फिर उसमें से एक नीली लौ निकली जो सीधे एंसवर्थ की ओर चली गई।
मगर एन्सवर्थ ने एलेनोर को खींचकर अपने आगे कर लिया और उसे अपनी ढाल बना लिया। फादर एन्सवर्थ बोला, उसके भीतर मैं हूं होम्स। अगर तुम मुझे नष्ट करोगे तो वो भी मरेगी। एक पल के लिए तो एलेनोर भी कांप गई, मगर तभी उसने शेलॉक से कहा, कर दो ये अंत मिस्टर होम्स, मार डालो। अगर मैं इंसान नहीं रह सकती तो मैं वैम्पायर बनकर नहीं जीना चाहती। मार दो हम दोनों को, मार दो। शेलॉक ने एलेनोर की तरफ देखा। शेलॉक की आंखों में एलेनोर के प्रति सम्मान था। उसने लॉकेट को एलेनोर की छाती पर रखा और धीमे स्वर में कुछ बोला। विभाजित रक्त इंसान को लौटा। लॉकेट से नीली लौ फूटी और एलेनोर की आंखों से आंसू निकले, खून के आंसू। एन्सवर्थ चीखा और उसके शरीर से धुआं निकलकर लॉकेट में समा गया। एन्सवर्थ की आत्मा लॉकेट में बंद हो चुकी थी। चबूतरे में दरारें आई और वो नीचे धंसने लगा। शेलॉक ने एलेनोर को उठाया और उसके बाद हम वहां से बाहर भागे। जैसे ही हम उस कब्र से बाहर निकले, पीछे पूरी जमीन बैठ गई और वो तहखाना और उसमें छिपा अंधकार अब मिट्टी में मिल गया। एलेनोर ने अब फिर से खुद को आईने में देखा और पहली बार उसका प्रतिबिंब लौटा। लंदन लौटने के बाद एलेनोर को विटमोर मैनर सौंप दिया गया। वो अब एक सामान्य मगर पहले से कहीं अधिक मजबूत इंसान बना चुकी थी। शेलॉक होम्स ने लॉकेट को सुरक्षित तिजोरी में बंद कर दिया और साथ में एक चेतावनी भी लिखी, अगर ये कभी खुला तो सिर्फ मौतें होंगी, अनंत काल की भूख नहीं मिटने वाली। शेलॉक और मैं इस केस में सबसे ज्यादा थके थे। आज से पहले कभी हमारे सामने ऐसा हैरत अंगेज और जानलेवा केस नहीं आया। वापस बेकर स्ट्रीट अपने आवास में पहुंचकर मैंने शेलॉक होम्स से कहा, क्या लगता है शेलॉक, रेवेंसमूर वापस आएगा? शेलॉक ने अपने पाइप में तंबाकू भरते हुए और उसमें आग जलाते हुए कहा, वॉटसन, बुराई कभी खत्म नहीं होती। वो तो अलग अलग रूप में लौटकर जरूर आती है। रेवेंसमूर नहीं तो कोई और जरूर आएगा। फिर शेलॉक ने अपने तंबाकू वाले पाइप का एक लंबा कश खींचा और कहा, चाहे कोई भी आए, मैं डटकर तुम्हें सामने खड़ा मिलूंगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, एक बार उन्हें भी जरूर सुनिए। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।